इस वक्त हम नजीबाबाद में मौजूद हैं, जिसको ज़िला बिजनौर की एक बहुत बड़ी शाख कहा जाता है। आपको मालूम है कि यहाँ बड़े बड़े नामवर शायर पैदा हुए, जैसे अल्लामा ताजवल नजीबाबादी, इशरत किरतपुरी, अफगन नजीबाबादी और बहुत से सैकड़ों एक सिलसिला जुड़ा हुआ। आज हमारे साथ उस्ताद शायर मौजूद हैं, महेंद्र अश्क साहब। हम इनसे इस बारे में जाएंगे थोड़ा शायरी के बारे में, और जो यहाँ के शायरी की पहली और आज की जो शायरी है, थोड़ा सा उसमें क्या फ़र्क आ चुका है। देखिए, फ़र्क तो आया है और उसकी वजह है इल्म की कमी, इल्म का फुकदान। आज की जो पीढ़ी है वो उर्दू से नाबलद है, उर्दू पढ़ती भी नहीं है, उर्दू जानना भी शायद नहीं चाहती है। यही वजह है कि इसका असर पूरे हिंदुस्तान में है, ना कि सिर्फ नजीबाबाद में। हालांकि दौर कदीम में नजीबाबाद में, जैसे आपने अभी नाम लिया अल्लामा ताजवल नजीबाबादी, अख्तरुल ईमान एक बहुत बड़ा नाम है हमारे उर्दू अदब का, या दुष्यंत कुमार त्यागी, या फिलहाल दौर हाजिर में अभी हमारे डॉक्टर आफ्ताब नमानी हैं, अख्तर मुल्तानी साहब वगैरह लोग हैं। तो लोग मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मगर चूँकि नई नस्ल उर्दू से मानूस नहीं है, उर्दू पढ़ती नहीं है, इसलिए उर्दू का नुकसान हो रहा है। इसकी जिम्मेदारी किस पर जाती है? इसकी जिम्मेदारी हम ही लोगों की है। हम लोग अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाते नहीं, और माशरे की भी कमज़ोरी है, इसलिए कि उर्दू किसी रोज़गार से जुड़ी हुई नहीं है। जो ज़बानें किसी रोज़गार से जुड़ी हुई नहीं होती हैं उनका ज़वाल हो जाता है। जो रोज़गार से जुड़ती है उनकी तरक्की होती है। मसलन जैसे कि आप अंग्रेज़ी हमारे हिंदुस्तान की ज़बान नहीं है, लेकिन रोज़गार से जुड़ी हुई है, तो हर बच्चा अंग्रेज़ी पढ़ना चाहता है। कॉन्वेंट स्कूल्स, मोंटेसरी स्कूल्स, CBSE वगैरह 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 जो गार्जियन से भेजते हैं, तो जब हम खुद ही नहीं पढ़ाना चाहते अपने बच्चों को, तो नुकसान तो होना है। अच्छा, जो मैं चाह रहा था कि कुछ ऐसे जो शायर हैं जो आपके साथ रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा नहीं, मेरे साथ तो अली सरदार, लंबा समय मेरे साथ तो अली सरदार जाफरी से लेके खुमार बाराबंकवी, गुलाब रब्बानी ताबा, शमीम जयपुरी, खुमार बाराबंकवी, और मैं किस के नाम लूँ, हिंदुस्तान का कोई ऐसा शायर नहीं है मैं जिसके करीब नहीं रहा जब से ये मुशायरा और सिस्टम शुरू हुआ है। मैंने सबको देखा है। अच्छा, यहाँ खासकर नजीबाबाद के शायरों में, नजीबाबाद के बड़ा अच्छा कहने वाले लोग हैं। बता रहा अभी आपको डॉक्टर आफ्ताब नमानी है, अख्तर मुल्तानी है, तो अच्छा कहने वाले लोग कह रहे हैं, खूब कह रहे हैं। थोड़े से अशार लोग हमारे सुनने वालों को। वैसे तो मुझे याद नहीं आ रहा है इस वक्त, लेकिन ये कि ताज़ा एक गज़ल थी, उसके मुझे दो शेर याद आ रहे हैं। मतलब उसका ये कि रोशन हुए चिराग अंधेरा निकल गया, रोशन हुए चिराग अंधेरा निकल गया, रोशन हुए चिराग अंधेरा निकल गया, सूरज चढ़ा तो जिस्म से साया निकल गया। बहुत अच्छे। रोशन हुए चिराग अंधेरा निकल गया, सूरज चढ़ा तो जिस्म से साया निकल गया, सूरज चढ़ा तो जिस्म से साया निकल गया, आँखों से नींद उड़ गई एक बूढ़े बाप की, आँखों से नींद उड़ गई एक बूढ़े बाप, आँखों से नींद उड़ गई एक बूढ़े बाप की, आई बहू तो हाथ से बेटा निकल गया, बेटा निकल गया। वाह वाह वाह, जन्नत खिसक गई। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। आँखों से नींद उड़ गई एक बूढ़े बाप की, आई बहू तो हाथ से बेटा निकल गया। बहुत अच्छे। बाजार में पहुँच के भी शर्मिंदगी हुई, बाजार में पहुँच के भी शर्मिंदगी हुई, सिक्का जो जेब में था वो खोटा निकल गया। वाह वाह। बाजार में पहुंच के भी शर्मिंदगी हुई, सिक्का जो जेब में था वो खोटा निकल गया। ये मैंने शेर, ये मेरे मिजाज का शेर नहीं है, लेकिन चूंकि दौरे हाजिर बिल्कुल अब मेरे मिजाज के मैं एक दो शेर इसी गजल में, और जो मेरे पहले मिजाज के हैं वो शेर सुनिए आप, कि आई बहू तो हाथ से बेटा निकल गया, होता है हर अजाब में एक इनकलाब भी, होता है हर अजाब में एक इनकलाब भी, होता है हर अजाब में एक इनकलाब भी, ठोकर लगी तो पाँव से कांटा निकल गया। वाह वाह, बहुत अच्छे। होता है हर अजाब में एक इनकलाब भी, ठोकर लगी तो पाँव से कांटा निकल गया, अब कोई इस्तराब नहीं कोई गम नहीं, अब कोई इस्तराब नहीं कोई गम नहीं, आँखों से जिंदगी तेरा चेहरा निकल गया। वाह। आने वाले शायर जो, उनके बारे में तो अभी हमारे जो डॉक्टर आफ्ताब नमानी साहब हैं, पेशे से डॉक्टर भी हैं, एक मशहूर सहाफ़ी भी है, राष्ट्रीय सहारा उर्दू से जुड़े हुए हैं,
اور نئی نسل کی نمائندگی کرتے ہیں. بہت اچھا شعر کہتے ہیں. آپ ان سے رابطہ کیجیے، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے آپ. ٹھیک ہے، شکریہ. میں تو مطلب پڑھ سکتا ہوں سر. تھوڑا سا اپنے بارے میں بتا دیں. میں آپ کا ملتانی خادم آپ کو ہوں. ٹھیک ہے. اور میرے استاد محترم جو ہے مہندر سنگھ مشرف ہیں، اور گزارش یہ ہے کہ میں مقدس تو ہوں نہیں، بہرحال میں دو چار شعر بالکل بالکل. ایک نظر سے مطلب سن لیجیے. بیتے دنوں کی یاد دلانے بیٹھ گئے. بہت اچھے. بیتے دلوں کی یاد دلانے. بیتے دنوں کی یاد دلانے بیٹھ گئے. اچھا. یارو تم تو آگ لگانے بہت اچھے. بیٹھ گئے. بیتے دلوں یارو تم تو آگ لگانے بیٹھ گئے. آگ لگانے بیٹھ گئے. بہت اچھے. اب تو وہ بھی کھوئے کھوئے رہتے ہیں. اب تو وہ بھی کھوئے کھوئے رہتے ہیں. اب تو وہ بھی کھوئے کھوئے رہتے ہیں. تیرو ہمارے اپنے نشانے بیٹھ گئے. بہت اچھے. بہت اچھے. تیرو ہمارے اپنے نشانے بیٹھ گئے. اور شعر سنیے تو. جی. ان کے غم میں اتنا بھی تو ہوش نہیں. ان کے غم میں اتنا بھی ہوش نہیں. ان کے غم میں اتنا بھی تو ہوش نہیں. شام سے پہلے شمع جلانے بیٹھ گئے. بہت اچھے. شام سے پہلے شمع جلانے شام سے پہلے شمع جلانے بیٹھ گئے. بالکل بالکل. سارا محترم یاد دلا دیا. ہم تو اپنا غم سنا، ہم تو اپنا درد سنانے آئے تھے. ہم تو اپنا درد سنانے آئے. ہم تو اپنا درد سنانے آئے تھے. تم تو اپنے زخم دکھانے بیٹھ گئے. تم تو اپنے زخم دکھانے بیٹھ گئے. ہم تو اپنا درد سنانے آئے تھے. تم تو اپنے زخم دکھانے بیٹھ گئے. بہت اچھے. بہت اچھے. ایک وقت میں کئی کام انجام دے رہے ہیں. صحافی بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، اور سب سے بڑی بات ایک شاعر ہیں جن کی سند استاد شاعروں نے دے دی ہے کہ بہت اچھے شاعر ہیں، ڈاکٹر آفتاب نعمانی صاحب. تو سر آپ جو اس صحافت بھی کر رہے ہیں، آپ ڈاکٹری پیشہ بھی، لوگوں کی خدمت بھی کر رہے ہیں، اور شاعری سے لوگوں کے زخم پر بھی مرہم رکھتے ہیں. تو اس بارے میں آپ بے وقت 3 کام ایک ساتھ کر رہے ہیں، 4تھا کام گھر کا بھی کر رہے ہیں. تو اس کو آپ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ یہ رامش بھائی جو میں تب مطلب کرتا ہوں، اپنی پریکٹس کرتا ہوں، یہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے ضروری ہے. شاعری اور صحافت جو ہے میرا ایک شوق رہا ہے، اور میں اصل میں شاعری سے اس لیے میں جڑا تھا. جب شاعری کی طرف میں گیا تو مجھے ایک کچھ سیکھنے کا موقع ملا، کیونکہ جس زاویے سے انسان شعر کہتا ہے نا، اس کے اتار چڑھاؤ آدمی دیکھتا ہے. تو جب میں یہاں بیٹھتا ہوں، میں پریکٹس کر رہا تھا، تو اس شاعری سے مجھے یہ سیکھنے کے لیے ملا کہ جب مریض میرے پاس آتا ہے
और उसको मैं हर जाविये से देखता हूँ, हर तरह से ये सोचता हूँ उसकी बीमारी तक पहुँचूँ और उसका सही इलाज कर सकूँ। तो इसलिए मुझे जो है शायरी से लगाव पैदा हुआ। लगाव पैदा हुआ तो मरीजों को भी उसमें उससे फ़ायदा हुआ। देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है कि लोग जो अक्सर कहते हैं कि जो चोट खाता है वही अच्छा शायर होता है, लेकिन इन्होंने मरीजों को देखते हुए एक बात नई पैदा की है कि ये शायर हो गए। तो सबसे पहले जो मैंने जो है अपने जो प्रोफेशन को, डॉक्टरी को हावी नहीं होने दिया। वो जो है जो वो अपनी जगह पर रखा है, लेकिन शायरी को मैंने बाद में रखा। पहले अपना कारोबार, मैं ये शौक़ रहा है मेरा शायरी या सहाफ़त जो रहा है। सहाफ़त इसलिए चुना था कि जब मेरे पास कोई चीज़ होगी, कोई ताकत होगी, जब मैं लोगों की आवाज़ को आगे बढ़ा सकता हूँ, उठा सकता हूँ। मैंने कमाने की नीयत से कभी सहाफ़त नहीं की, सिर्फ ईमानदाराना सहाफ़त मैं करता हूँ और लोगों की खिदमत के लिए मैंने सहाफ़त को चुना था। शायरी से कुछ नमूने आप हमें? हाँ, तो मैं देखिए उर्दू सहाफ़त से, उर्दू शायरी से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। उर्दू के हवाले से 2-3 शेर हाजिर कर रहा हूँ कि कानों में रस घोलने वाले, कानों में रस घोलने वाले, कानों में रस घोलने वाले, हम हैं उर्दू बोलने वाले। हाँ, बहुत अच्छे। कानों में रस घोलने, कानों में रस घोलने वाले, हम हैं उर्दू बोलने वाले, जाने कितना सोचते होंगे। हाँ, जाने कितना सोचते होंगे, जाने कितना सोचते होंगे, कभी कभी लब खोलने वाले, अच्छा, बहुत जाने कितना सोचते होंगे, कभी कभी लब खोलने वाले। और शेर हाजिर कर रहा हूँ, दुनिया की सब तारीखों में, दुनिया की सब तारीखों में, दुनिया की सब तारीखों में जिंदा हैं सच बोलने वाले। सच बोलने वाले, अच्छा, सूली पे चढ़ाए जाते हैं सच बोलने वाले। देखिए, क्योंकि सहाफ़त से मेरा ताल्लुक है, उसका रंग भी है और शायरी भी है। मैंने दोनों चीज़ों को उसके अंदर रखा है। और गज़ल के 2 शेर हाजिर कर रहा हूँ कि ए सहीफ़े उतारने वाले, ए सहीफ़े उतारने वाले, मसला फिक्र का ये हल कर दे। मसला फिक्र का, ए सहीफ़े उतारने वाले, मसला फिक्र का ये हल कर दे, बात रह जाएगी तकज़्ज़ुल की, बात रह जाएगी तकज़्ज़ुल की, खूबसूरत सी गज़ल कर दे, खूबसूरत सी गज़ल कर दे। देखिए, अभी आप उस्ताद शायरों से को सुन रहे थे, उनके कलाम से महजूज़ हो रहे थे और उन्होंने अपने अपने तजर्बे की बातें बने। हमारे साथ इस वक्त एक नौजवान शायर मौजूद हैं जो इन्हीं की सोबत में रहते हैं और किस अंदाज की शायरी करते हैं ये तो खैर यही बताएंगे। आपका नाम? जी, मेरा नाम कुमार मनोरूबा है और मैं उर्दू का शहदाई हूँ। और मेरी खुश नसीबी है कि मुझे महेंद्र अश्क साहब जैसे उस्ताद नसीब हुए हैं। मुझे बाइस फख्र है इस बात पर। और मेरे मोहसिन डॉक्टर आफ्ताब नोमानी साहब और उस्ताद अख्तर मुल्तानी साहब भी यहाँ मौजूद हैं। आपको ये शौक़ जो पड़ा, कैसे पड़ा? शौक़ ये है कि मैं पुरानी गज़लें सुना करता था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। संगीत प्रेमी इंसान हूँ मैं, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो उनमें कुछ टफ अल्फाज ऐसे आ जाया करते थे जिनके मुझे मानी मालूम नहीं हुआ करते, तो मैं उन्हें पूछता फिरा करता था। लोग बताते नहीं थे तो मैं सोचता था वाकई कोई ना कोई गहरी चीज़ है। तो इसलिए मुझे रुझान बढ़ा और मैं 13-14 साल की उम्र से शेर कहने मैंने शुरू किया। उस्ताद के टच में कैसे आए? जी, उस्ताद का मैंने कभी एक शेर पढ़ा था अखबार में। कौन सा? वो शेर ये था कि ये डालियाँ पेड़ों की परेशान ना हो जाएं, ये डालियाँ पेड़ों की परेशान ना हो, ये डालियाँ पेड़ों की परेशान ना हो जाएं, पंछी भी कहीं हिंदू मुसलमान ना हो जाएं। वो इस नफरतों की आग के सैलाब को रोको, बरसों में बसी बस्तियां वीरान ना हो जाएं। तो इस शेर को मैंने पढ़ा तो मैं मुतासिर हुआ, मुझे खिंचाव लगा कि ये शेर एक इंसान ही कह सकता है, वरना तासुब तो लोगों में जा बजा भरा हुआ है। तो बस मैं शेर को पहुँचते पहुँचते किसी तरीके से बस पहुँच गया, कोई वसीले मैंने तलाश किए। जी, मुझे उर्दू आती है। तो आपने बाकायदा सीखी है या? जी, मैंने उर्दू, हाँ मैं बता दूं, एक दोस्त थे मेरे रफ़ीक साहब, मैंने उनसे उर्दू की थोड़ी इल्म हासिल किया। मैंने जब 13-14 साल की उम्र, लेकिन आपकी तो उम्र अभी भी ज़्यादा नहीं लग रही, तो जी आप जी अपना कुछ नमूना दिखाएं ताकि उसमें देखे कि उस्ताद अश्क साहब बोल रहे हैं। जी 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 बिल्कुल, शेर में सुनाता हूँ। देखिए आपको कि इस दौरे पुर आशोब में मंजर ना बदल जाए, दौरे पुर आशोब में मंजर ना बदल, इस दौरे पुर आशोब में मंजर ना बदल जाए, घनघोर अंधेरे का जिन सूरज को निकल जाए। बहुत अच्छे। इस दौरे पुर आशोब में मंजर ना बदल जाए, घनघोर अंधेरे का जिन सूरज को निकल जाए, उस रिंदे बला नोश पे है होश भी कुर्बान, उस रिंदे बला नोश पे है होश भी कुर्बान,
जो खुद ही गिरे और खुद ही संभल खुद जाए, ही समझ जाए। वाह जो वाह, खुद ही गिरे और खुद ही संभल बहुत जाए। अच्छे, बहुत अच्छे। और इसमें मक्ता ये था कि रूबा मैं कितने जब्त किए बैठा हूँ दिल पर, रूबा मैं कितने जब्त किए बैठा हूँ दिल पर, निकले जो मेरी आह तो पत्थर भी पिघल जाए, वाह वाह वाह, बहुत निकले जो मेरी आह तो पत्थर भी पिघल जाए। तो आप इस बात को मानते हैं, शायरी तो शायरी है, उर्दू किसी की मिरास नहीं है, ना शायरी किसी की मिरास में। हिंदू देखिए मुसलमान का कोई बिल्कुल, सवाल नहीं, मैं इस पे कहूँगा कि इल्म जो है वो किसी की मिरास नहीं है, अल्लाह जिसे अता कर दे। इससे अता करें। इल्म किसी की मिरास नहीं है। तो आगे आप कुछ आने वाले जो हैं उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो लोग उर्दू से दूर हैं, मैं ये जानता हूँ कि उर्दू वो ज़ुबान है जो आदमी को सीधे परवाज़ कराती है। बिल्कुल बिल्कुल। बस आदमी इसको पहचान ले, बस यही मेरी इन लोगों को मैसेज है मेरी तरफ से। देखिए, उर्दू वो ज़बान है जो सीधे आदमी को परवाज़ कराती है। और ये कहना, और आपने उस्ताद शायरों को सुना, ये वो हैं जो आपके लिए एक तबर्रुकन है, और इनकी ज़ियारत आपको बार बार होती रहेगी हमारे चैनल के थ्रू, कहीं ना कहीं किसी न किसी मकाम पर मिलते रहेंगे। लेकिन जो शायरी है, पढ़ाई है, या कोई भी चीज़ किसी की मिरास नहीं है, ना हिंदू ना मुस्लिम, कुछ नहीं। उर्दू एक लश्करी ज़बान है जो हिंदुस्तान में पली बढ़ी और यहीं पैदा हुई। ये किसी की धर्म जाति की ज़बान नहीं है, और शायरी उर्दू से अच्छी कोई ज़बान नहीं कर सकती। नजीबाबाद से एम रामिश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।